जापान में पूरा 1 महीना बिताने के बाद मैंने डिसाइड करा कि चलो जापान से एक बार के लिए ब्रेक लेते हैं और मैं यहाँ से जाता हूँ यूएस, न्यूयॉर्क जाता हूँ। और जब मैं जापान से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट्स देखने लगा, इन दिनों प्राइसेस इतने ज़्यादा महंगे हो रखे, इतने इन्फ्लेटेड है फ़्लाइट्स के प्राइसेस वॉर की वजह से, क्योंकि जो वॉर चल रही है उससे एक तो फ्यूल की शॉर्टेज हो गई है, फ्यूल बहुत महंगा हो गया है, काफ़ी एयर स्पेसेस बंद है, तो एयरलाइंस भी ऑल्टरनेट रूट्स लेने लग रही है। तो यानी कि मैं ओसाका से अगर न्यूयॉर्क जाता तो फ्लाइट पड़ रही थी 1.25 लाख रुपए के करीब, और डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं थी है। तो मैंने सोचा 1.25 लाख रुपए अगर मुझे खर्च नहीं है तो क्यों ना एक बार इंडिया घर वालों से मिल के आगे निकल जाऊं, वहां से भी इतना ही खर्चा आएगा अमेरिका जाऊंगा तो दरअसल मैंने क्या किया कि यहाँ ओसाका से 35-37 हज़ार रुपये की फ़्लाइट करा ली दिल्ली की, और फिर दिल्ली से लगभग 70 हज़ार के करीब की फ़्लाइट करा ली न्यूयॉर्क अमेरिका की। मतलब यहाँ से मैं दिल्ली पहुंचूंगा और उसके ठीक 2 दिन बाद मैं निकल जाऊंगा न्यूयॉर्क, ये मेरा प्लान था। लेकिन जब मैंने फ़्लाइट्स बुक करा के अपने घर वालों को भेजी रात को, तो घर वाले, वैसे तो मैं दुनिया की पता नहीं कितनी डिस्टर्ब जगह पे जा चुका, वॉर जोन्स में, पता नहीं कैसे कैसे एरियाज में, और कभी भी इतना स्ट्रिक्टली वो मना नहीं करते। लेकिन अभी फिलहाल जो मेरी फ्लाइट थी वो एमिरेट्स की थी और वो दुबई होके जाने लग रही थी, और क्योंकि इस टाइम दुबई में काफ़ी अटैक्स होने लग रहे हैं, 2 तो उनको एलो कर देते हैं, मिसाइल्स दागी जाने लग रही है, एयर स्पेस काफ़ी इफेक्ट हुआ है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, डिलेज हो रहे हैं। इस वजह से मेरे घर वाले सीधा बोले दुबई से होके नहीं आना। घर वाले सीधा मना कर गए, भाई ये फ्लाइट नहीं लेनी, दूसरी फ्लाइट करा ले अपनी, ये कैंसिल हो तो कर ले। और वो कैंसिल भी नहीं होने लग रही। तो अब मैं भी नहीं जानता कि मैं दिल्ली पहुंच के आगे कहाँ जाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर जाऊँगा। तो आज की वीडियो में अपन यहाँ से ओसाका से सफ़र तय करेंगे दिल्ली तक का, और दिल्ली से मेरी अगली डेस्टिनेशन का। क्या पता किस कॉन्टिनेंट जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या पता न्यूयॉर्क ही चले जाए, लेकिन किस रूट से जाएंगे ये भी नहीं जानता। ये है सामने अपना स्टेशन, नानकाई नाम्बा स्टेशन। अरे यार, अपन ने ना नॉर्मल टिकट ले ली, ये फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन वाली नहीं ली, इसमें सीट रिजर्वेशन चाहिए होती है, पर अंदर बैठ के ना फिर एडजस्ट हो जाता है। टीटी आएगा, उसे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जो भी डिफरेंस होएगा। ये वाली थोड़ी महंगी है, क्या करे, बैठ ही जाते हैं यार, किसी और की सीट ना हो बस। कैन आई अपग्रेड? नो, कैन आई बाय हेयर? ओके। ये देखो सीट नंबर दे दिया 42, ये रही सीट। भाई बैठते ही चल पड़ी है, तो सही हुआ। अरे भाई ये क्या है, ये तो समुद्र पे बना रखा है एयरपोर्ट ओसाका का, कंसाई एयरपोर्ट। ये देखो शहर तो पीछे रह गया, ये एक तरह से एक आइलैंड बना रखा है अलग से, जिधर एयरपोर्ट हम जाने लग रहे हैं। नीचे रेलवे ट्रैक है और ऊपर हाईवे है जिससे गाड़ी जा सकती है एयरपोर्ट में। फ्लाइट उड़ने में वैसे 1 घंटा 10 मिनट ही बचे हैं। हालांकि भीड़ थी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पे, पर काफ़ी जल्दी हो गया रिलेटिवली, 5 से 10 मिनट लगे होंगे, जबकि बहुत भीड़ थी। होगी इमिग्रेशन भी जल्दी हो गया सारा, हालांकि भीड़ है पर ऑर्गेनाइज्ड है काफ़ी। सिक्योरिटी तो पहले ही होगी थी, इमिग्रेशन भी जल्दी होगी। 29 नंबर है गेट अपना। चलो भाई लाइन में लगते हैं, फाइनल कॉल बोलने लग गया है। अरे तो चलो भाई फाइनली अलविदा कहते हैं इस देश जापान को फॉर नाउ। गजब का लेग स्पेस है भाई, मजा ही आ गया। बाहर निकला हूँ प्लेन से, इनकी सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह हुई। गेट तो यही है अपना 22 नंबर। नींद आ रही है, बैठते ही सोऊंगा। इधर तो नहीं, इधर कोई पहचान लेगा। दिल्ली जा रही है फ्लाइट, अगले गेट पे जाके सोता हूँ। भाई सो गया था, फाइनल कॉल होगी, सारे चढ़ गए फ्लाइट में, भाग के आया हूँ, उड़ने वाली थी। थैंक यू। अच्छा हुआ गेट चेंज नहीं हुआ, गेट चेंज होता तो छूटती थे। पिछली बार तो मैं शंघाई एयरपोर्ट पे था शायद, कई बार गेट चेंज हुआ था जब। थैंक यू। वैसे तो मेरी विंडो सीट थी, साथ में जो 2 सीट्स हैं उनमें से एक पीछे की तरफ, पर साथ में कोई बैठा था। ये वाली पूरी रो खाली पड़ी थी, बीच की 4 सीट्स वाली, तो मैं इस पे आके बैठ गया। फ्लाइट वैसे थोड़ी खाली सी है, इस सीट पे लेग स्पेस नहीं है। पिछली फ्लाइट में तो फुल लेग स्पेस था, इसमें जगह नहीं है।
बिल्कुल पैर फंस गए, इसलिए मैं जान करके ऐसी रो में आ गया जिसकी चारों सीटें खाली है। जब फ्लाइट चलेगी तो लेट जाएंगे और सो जाएंगे। Ask the ground staff for any help to transfer. Thank you for flying with China Eastern Airlines, a member of SkyTeam Alliance. See you next time. 5:45 पे होनी थी वैसे फ़्लाइट लैंड, 6:30 हो गए। लेट उतारी है थोड़ी, पर मेरे पास वो है, फास्ट ट्रैक करा रखा है मैंने वो इमिग्रेशन वाला, तो जाते ही अलग लाइन में ही लगना पड़ेगा। इनका अपना ही रोड़ा चल रहा है। आते ही पता तो चल जाता है अपना देश आ गया, बाहर निकलने से पहले एहसास करा देते हैं। बाकी दोस्तों अपने सफ़र को अपन पॉज करते हैं और इसे रिज्यूम करेंगे जो अपन दोबारा एयरपोर्ट पे आएंगे अगली फ़्लाइट पकड़ने के लिए। चल भाई मित्र। दोस्तों कुछ रोज़ इंडिया में बिताने के बाद एक बार फिर से आप लोगों से इस वीडियो में मिल रहा हूँ दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। अभी से 2 घंटे के अंदर मेरी यहाँ से फ़्लाइट है। फिलहाल मैं दोबारा एमिरेट्स से ही फ्लाई करने वाला हूँ। जी हाँ, जो एयरलाइन की फ़्लाइट मैंने कैंसिल करी उसी एयरलाइन की फ़्लाइट मैंने अभी से ठीक 2.5-3 घंटे पहले बुक करी थी और बैग उठा के एयरपोर्ट पहुँच गया, यहाँ से दुबई पहुँचने के लिए और दुबई से न्यूयॉर्क। भाई मैंने मास्क नहीं लगा रखा था एयरपोर्ट पर और फॉर्चुनेटली एमिरेट्स का स्टाफ पहचान गया और बोले ठीक है आपको तो हम एग्जिट रो वाली सीट दे देंगे, जो कि बहुत महंगी थी और इतनी लंबी फ़्लाइट है। मेरी दूसरी फ़्लाइट तो 15 घंटे की है। बोले बोर्डिंग गेट पे जाओ, वहाँ पे सीट दे देंगे। दोस्तों हालांकि मैंने आपको अभी भी नहीं बताया कि मैं क्यों फ्लाई करने लग रहा हूँ एमिरेट्स से। बोर्डिंग बंद ना हो जाए, एक बार पहले फ़्लाइट में चढ़ जाता हूँ, बताऊँगा लेकिन बहुत जल्दी। ये होगी अपनी सीट चेंज, 37 होगी अभी एमरजेंसी एग्जिट वाली, एक्स्ट्रा लेग रूम की होगी भाई, होगी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। पूछ रहे थे स्टाफ वाले होगी ना सीट सही। एमिरेट्स का स्टाफ पहले मेरे साथ इंग्लिश में लग रहा, फिर इनका हेड आया बोला अरे परमवीर कड़े जाओ, मैं मखा भाई दुबई जाने लग रहा हूँ और आगे तो अमेरिका जाऊँगा। फिर ठेठ हरियाणवी चाल पड़ी। मैं पहले कभी एमिरेट्स से कहीं गया ही नहीं हूँ, पहली बार ही है मेरा, क्योंकि मुझे कोई याद ही नहीं आया इंसिडेंट जब मैंने एमिरेट्स से फ्लाई किया हो। इतिहाद से ज़रूर करा और एमिरेट्स से शायद ये मेरा पहली बारी है, मतलब मैं याद नहीं कर पा रहा पहले कभी गया हूँ तो। बाकी भाई एयरलाइन तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने 1-2 लोग खड़े हैं अपने देश के ही, इंडिया के ही, मतलब कहीं ना कहीं यार अपने वाले लोग दिखाई देते हैं। सिविक सेंस की कमी, सच बताऊँ ना, मतलब मुंह में कुछ चबाने लग रहे ये जनाब, पता नहीं यहाँ तक जो भी ये होता है मुंह में खाने वाला चबाने वाला पान मसाला है जो भी, यहाँ तक उसकी वो आने लग रही है स्मेल मेरी सीट तक। और उनके साथ में एयर होस्टेस थी, एयर होस्टेस के मुंह एकदम नज़दीक करके बोल रहे हैं विस्की एकदम उसके अंदर घुसने लग रहे हैं और वो दूर हो रही है एयर होस्टेस उनसे, जबकि स्माइल करना पड़ रहा है बेचारी को मजबूरन, और वो ऐसे लड़खड़ाने लग रहे हैं सामने जो खड़े हैं। मतलब आप देख के डोल समझ ही सकते हो किस तरह के, मतलब क्या ही में जाती है अपने देश की। मतलब एक तो तुम अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हो, क्या तुम अपनी पर्सनालिटी दिखाने लग रहे हो, ऊपर से मुंह में वो सब, ऊपर से तुम नशे में, ऊपर से उनकी किचन में भाई इस पेंट्री में नज़र मारने लग रहे विस्की। कमाल है भाई, अपने लोग भी ना कुछ तो सही में। अभी जो एयर होस्टेस थी ये क्या सोच रही होगी यार अपने देश के बारे में और हमारे लोगों के बारे में। नींद आने लग रही है मेरे को तो भयंकर। अभी सोते हैं और दुबई पहुँच के आई होप अपन जिंदा रहे, कोई भी अपने ऊपर ऐसा हमला ना हो। Ladies and gentlemen, welcome to our home, Dubai. The local time is 5 minutes past 6 o'clock in the morning. फॉर्चुनेटली अपनी फ़्लाइट डीले तो नहीं हुई, टाइमली लैंड होगी, कोई भी एयर स्ट्राइक वगैरह मेरे ख्याल से हुई नहीं होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस मामले में अपन काफ़ी फॉर्चुनेट रहे एंड आई एम होपिंग अपनी अगली फ़्लाइट भी टाइमली टेक ऑफ कर ले और यहाँ पे अपने को फंसा ना रहना पड़े। मेरा जो ले ओवर है वो बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा टाइम मुझे इस एयरपोर्ट पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी कुछ भी अनहोनी ना हो, अगली फ़्लाइट डिले ना हो, कोई भी एयर स्ट्राइक ना हो,
और अपन इस एयरपोर्ट पे ना ही फंसे, जल्दी जल्दी बस यहाँ से निकल जाए। एक टाइम हो गया था वाकई अभी से कुछ दिन पहले तक दुबई की एक तरह से पूरी मोनोपोली हो गई थी इस दुनिया में, सबसे सेफेस्ट जगह है, बेस्ट जगह है, पूरी दुनिया दुबई दुबई दुबई। वो चाम अब दुबई ने अपना खोना शुरू कर दिया है वैसे, स्पेशली ड्यूरिंग दिस वॉर। तो मैंने जो मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से न्यूयॉर्क की, जो कि अभी से 3 दिन पहले थी, मैंने डिसाइड करा कि मैं फ़्लाइट लूँगा ही नहीं और मैं दूसरी फ़्लाइट्स देखने लगा। पर मतलब भाई क्या बताऊँ, वॉर की वजह से इतना बुरा हाल हो रखा है फ़्लाइट्स का, मिलने ही नहीं लग रही फ़्लाइट। मतलब मिल रही है पर उनकी कीमतें थ्रू द रूफ, 3.5-4 लाख तक की मैंने फ़्लाइट्स देखी जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स थी। आमतौर पे वो 30-40 हज़ार में मिल जाती है, 50 हज़ार में। इकॉनमी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, कोई बिजनेस क्लास की बात नहीं कर रहा भाई। परेशान कर दिया फ़्लाइट्स ने, ना कनेक्शंस मिल रहे हैं, ना कोई भी फ़्लाइट मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी भी अफोर्डेबल हो। और जैसे मैं जापान से इंडिया पहुंचा था तब से ही लग गया था मैं फ़्लाइट्स देखने के लिए, पर कोई भी ढंग की फ़्लाइट मिलने नहीं लग रही। और मैं गल्फ रीजन को अवॉइड करना चाह रहा था बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो मैंने फाइनली देख के एक फ़्लाइट सेलेक्ट करी जो कि थी लुफ्तांजा और यूनाइटेड की, यानी कि दिल्ली से मैं जाऊँगा म्यूनिक विद लुफ्तांजा एयरलाइंस और म्यूनिक से मैं जाऊँगा न्यूयॉर्क विद यूनाइटेड एयरलाइंस। और ये फ़्लाइट वैसे तो इसकी कीमत थी शायद 2.25-2.5 लाख रुपए, लेकिन मैंने बहुत जुगाड़ लगाए भाई। मेरे क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स मैंने माइल्स में यूज़ करे। हालांकि मेरे को कुछ नहीं आती ये सब चीज़ें करनी, मैंने मेरे दोस्त से हेल्प ली इसमें, नवांकुर से, वो इन चीज़ों का एक्सपर्ट है, उसे एक एक माइल एक एक पॉइंट कैसे यूज़ करना उसको ये सारी चीज़ें पता है, यही करता रहता है वो। तो मैंने अपने अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड से पहले उसे ट्रांसफ़र करा मैरियट के पॉइंट्स में, फिर मैरियट के पॉइंट से मैंने उसे यूनाइटेड में एज माइल्स ट्रांसफ़र करा। फिर उन माइल्स से थोड़े से पैसे और ऊपर दे के मेरी फ़्लाइट होगी, जो 2.25-2.5 लाख रुपए की फ़्लाइट थी। काफ़ी पॉइंट्स थे मेरे पास हालांकि। और ये जो फ़्लाइट है ये मेरी अभी से लगभग 12-15 घंटे बाद की है दिल्ली एयरपोर्ट से। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई इतनी महंगी फ़्लाइट मैंने करा ली यूरोप के थ्रू कनेक्शन, तो मैं अभी इधर क्या कर रहा हूँ। और वही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि रैंडमली मेरे फ़ोन पे एक टेक्स्ट आता है जिस पे लिखा होता है कि हमारे पायलट्स स्ट्राइक पे होने वाले, यानी कि लुफ्तांजा एयरलाइंस के, जो कि मुझे दिल्ली से म्यूनिक तक लेके जाने वाली थी। आगे यूनाइटेड थी दूसरी एयरलाइन, और इस वजह से काफ़ी डिसरप्शंस और कैंसिलेशंस फ़्लाइट्स में होने वाले हैं, तो आप अपनी फ़्लाइट रीस्केड्यूल कर लो। जब मैंने चीज़ गूगल करी, अपने रिसोर्सेज से पता चली, तो पता चला है 2 दिन की इनके पायलट्स की स्ट्राइक है और ऑलमोस्ट सभी लोग स्ट्राइक करने वाले हैं। तो मैं समझ गया भाई ये फ़्लाइट 100% कैंसिल होएगी या डिले होएगी, और ये नहीं हुई तो इससे अगले वाली हो जाएगी म्यूनिक एयरपोर्ट से। तो ये फ़्लाइट भी लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब मुझे पहला ऑप्शन तो ये दिखता है कि जो मेरे पॉइंट्स थे उन्हें मैं दोबारा यूज़ करके एक दूसरी फ़्लाइट करा लूँ। वो थी इथोपियन एयरलाइंस की, जो मुझे एडिस अबाबा लेके जाती है ऑब्वियसली इथोपिया में दिल्ली से, और वहाँ से जो अगली फ़्लाइट थी वो थी 18 घंटे की। और कुछ भरोसा नहीं है भाई, इन दिनों कैंसिलेशन डिलेज होना कोई बड़ी बात नहीं है, और अफ्रीका में बैग खोने के भी चांसेस ज़्यादा, फंस गए तो हैसल भी ज़्यादा, और 18 घंटे की फ़्लाइट, वो भी इथोपियन एयरलाइंस। मेरा हमेशा एक्सपीरियंस बेकार रहा है उनके साथ, तो मैंने सोचा छोड़ो यार ये तो नहीं लेंगे। एक और फ़्लाइट मुझे दिखती है सुबह 4:25 की, जो कि तब से 6-7 घंटे बाद की थी। वो थी एमिरेट्स की यही फ़्लाइट जो दुबई होके न्यूयॉर्क जाने वाली थी। मैंने सोचा भाई अब जो भी हो देखी जाएगी, मैं तो अब एमिरेट्स से ही जाऊंगा, यही सबसे सही ऑप्शन मुझे दिख रहा है। 85,000 की फ़्लाइट थी और पहले मेरे को दिखा भी नहीं थी, शायद सोल्ड आउट थी, 1-2 सीट्स फिर इसमें खाली हुई होगी शायद। मैंने सोचा भाई अब देखी जाएगी, इतने दिन दुखी होने की बजाय एक दिन ही थोड़ा दुखी हो लेते, वैसे भी अब सीज़ फायर हो गई है, ले ओवर भी बहुत छोटा है। मैंने वो फ़्लाइट बुक ही मार दी। 6 घंटे बाद की फ़्लाइट थी, तुरंत अपना बैग उठा के मैं एयरपोर्ट पे आ गया। और इसी वजह से मैंने जो एयरलाइन, जो कंट्री, जो एयरपोर्ट अवॉइड करने के लिए अपनी एमिरेट्स की फ़्लाइट कैंसिल कराई थी, मजबूरन मैं दोबारा उसी एयरलाइन से उसी एयरपोर्ट पे उसी देश में यहाँ बैठ के आप लोगों से बात कर रहा हूँ। करते करते ऑलमोस्ट 7:45 हो ही गए और फ्लाइट की बोर्डिंग भी स्टार्ट होने वाली होगी। होपफुली टाइमली फ़्लाइट टेक ऑफ कर ले, अपन फ्लाइट में बैठ जाए और एक बार यहाँ से उड़ गए फिर तो ठीक है, बच गए अपन। सामने वाला गेट है अपना B13 और बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे गेट पे बायोमेट्रिक्स थे, बोर्डिंग पास स्कैन करा, अपने आप नया बोर्डिंग पास प्रिंट होके आ गया जिसके ऊपर सीट नंबर भी था, ऑटोमेटिक था इधर। चलो भाई 73 के है अपनी सीट, यही है भाई 73 के विंडो वाली, बच गए, मर गए यार। तो भाई ये मेरा स्पॉट होने वाला है अगले 18 घंटों तक। मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा 15 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से न्यूयॉर्क की, लेकिन रास्ते में हॉल्ट भी है मिलान में 2 घंटे का। ओ भाई साहब मर गया यार, मुझे तो डर लग रहा है, सच बता रहा हूँ। अब फाइनली यहाँ पे लैंड होएंगे और डिसएम्बार्क होएंगे, क्योंकि जो चद्दर थी वो ले गए। मैं बोला मेरे को तो आगे जाना है न्यूयॉर्क तक, मेरी चद्दर क्यों ले रहे हो? बोले नहीं आपको डिसएम्बार्क करना है मिलान में और दोबारा फ़्लाइट में चढ़ना है। 2 घंटे का यहाँ पे स्टॉप ओवर है, मेरे ख्याल से शायद तलाशी भी दोबारा ले। बढ़िया हरा भरा मौसम हो रहा है, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है बारिश हुई थी,
सारी चीज़ें एकदम खिली खिली हरी सी। कितनी बार तो वीज़ा चेक कर ली इन्होंने कितने एयरपोर्ट पे, फिर से सिक्योरिटी अब बैग्स की। न्यूयॉर्क, थैंक्स। पूरी दुनिया में कहीं से भी फ्लाइट आ रही हो, इनके अलग ही चोचले मिलेंगे अमेरिका के। हर बार अलग से आपकी सिक्योरिटी होगी, हर बार आपको ऐसा फील कराया जाएगा कि आप बहुत ही स्पेशल देश में जाने लग रहे हो, मानो किसी और प्लेनेट पे जाने लग रहे हो, पूरी दुनिया में सबसे स्पेशल ऐसा फील करवाते हैं। और चाहे ऐसा है कुछ भी नहीं, बस सबकॉन्शियसली आपके अंदर ये फीड करा जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है हर बार इतनी, मतलब अभी हम फ्लाइट में ही बैठे थे भाई, और जो मेरी फ़्लाइट थी एमिरेट्स की, उस पर लिखा, जब मैंने बुक कराई थी, लिखा हुआ भी यूँ था कि भाई दुबई से सीधा न्यूयॉर्क, एक ही स्टॉप दिखाया था, दिल्ली से दुबई, मेंशन्ड भी नहीं था। और जब फ्लाइट में बैठे तब मैंने ढंग से देखा, यार इतने घंटे की फ़्लाइट थोड़ी हो सकती है दुबई से न्यूयॉर्क की। तो उसमें लिख रखा था कि भाई स्मॉल हॉल्ट इन मिलान, जिधर हम अभी फ़िलहाल है। और अगर छोटा हॉल्ट भी है तो भी अलग से डिसएम्बार्कमेंट करवाई, मतलब उसी सीट पर जाके मुझे दोबारा बैठना है। हमारी सिक्योरिटी हो रखी है दुबई में, हो क्या ही है। अब उसी सीट पे से मुझे उतारा, सभी पैसेंजर उतरे जिन्हें आगे न्यूयॉर्क जाना था। दोबारा इधर से फिर से तलाशी गिराओ, अब दोबारा बोर्डिंग गेट पे आओ, अब दोबारा जाके उसी सीट पे बैठो। बाकी अपन जापान से चले थे, फिर इंडिया, फिर दुबई, फिर अफ्रीका के ऊपर से फ्लाई करके पहुंच गए अब मिलान। यहाँ से अभी नॉर्थ अमेरिका जाएंगे। चलो फाइनली बोर्डिंग हो रही है भाई, चलते हैं। सीट चेंज कर दी, दूसरा बोर्डिंग पास दे दिया, पता नहीं क्यों, विंडो वाली है, 2 सीट पीछे दे दिया अभी इन्होंने। बैठ गया जहाज में। हालांकि जो मेरी सीट थी वो थी 75 के, यानी कि खिड़की वाली। बहुत बार होता है भाई लोग लेके, और वो तो चलो ठीक है, मेरे को इन्होंने मुफ्त में साइन कर दी थी। अगर मैंने पैसे दे के ली होती तो ये खिड़की वाली सीट, पर मैं इनके पास, इन बेचारी दोनों लेडीज़ को अंग्रेज़ी बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो ये मेरे को अपनी भाषा में इटालियन में बोलने लगी, कुछ ना कुछ मेरे समझ में नहीं आया। फिर मैं बोला कोई नहीं, चलो बैठो। आप काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी अपने ट्रिप को लेकर, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, खिड़की से नज़ारे देख लेंगी। पिछले 26-27 घंटों से सफ़र करने लग रहा हूँ और फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे द बिग एप्पल के एयरपोर्ट पे आ ही गए। हालांकि लैंड हुए तो पौना घंटा हो गया होगा, 1 घंटा होने वाला होगा। बहुत देर तक रनवे पे ही टैक्सी करे जा रहा था प्लेन, फिर इधर आके फाइनली रुका बहुत देर बाद, तब जाके डीबोर्ड हुए। चल के इमिग्रेशन कराते हैं। नॉन यूएस सिटीजन। अरे भाई वेटिंग टाइम तो 34 मिनट दिखा रहा है, टाइम लगेगा इमिग्रेशन पे थोड़ा। इमिग्रेशन हो गई है, बैग कलेक्ट करना है अब अपना, और फिर निकलते हैं बाहर। इधर रख रखा है तो इनने, यही अपना स्वागतम। खाली पड़ा है एयरपोर्ट आज तो अराइवल्स।